कल जब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन पहुंचे तो यूक्रेन जो 1991 में स्वतंत्र हुआ था, उसकी यात्रा करने वाले वो पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। यह यात्रा तब हो रही है जब रशिया और यूक्रेन का युद्ध जो समाप्त होता ही नहीं दिख रहा है। दोनों तरफ से संघर्ष जारी है। एक तरफ नेटो का समर्थन यूक्रेन को प्राप्त है तो चाइना रशिया को सपोर्ट कर रहा है। ऐसे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, या वी आर नॉट न्यूट्रल इन दिस वॉर, वी आर ऑन द साइड ऑफ पीस, ये काफी महत्वपूर्ण संदेश है इन दोनों देशों को ही नहीं, इनके सारे सपोर्टर्स को, क्योंकि ये एक अनविनेबल वॉर है। यह युद्ध विनाश के कगार पे लेता चला जाएगा दुनिया को अगर इसको समय पे रोका नहीं गया। तो इस वक्तव्य की चर्चा करने को, इसको सिग्निफिकेंस समझने को, नरेंद्र मोदी जी की यात्रा की जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस को समझने के लिए आज हम जुड़ने जा रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन से, जो भारतीय सेना के 15 कोर के पूर्व जीओसी रह चुके हैं और वर्तमान में एनडीएमए के सदस्य हैं। तो आइए हम जुड़ते हैं लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन से। नमस्कार और संवाद एट बैंक में आपका स्वागत है सर। सर, प्रधानमंत्री मोदी जी, he became the first prime minister to visit Poland after 45 years। और यूक्रेन तो 1991 में जब से स्वतंत्र हुआ तब से कोई भारतीय प्रधानमंत्री गया ही नहीं था। पिछले महीने प्रधानमंत्री जी रशिया में थे। ये सारी चीजें उस समय हो रही है जब यूरोप वॉर पे है, स्वयं संभवतः अपने आप से वॉर पे है। आप इन सारी विजिट्स को कितना जियोपॉलिटिकली सिग्निफिकेंट मानते हैं? नमस्कार। सबसे पहले हमारे सब देखने वालों को, नायक साहब, ये बहुत दिलचस्प सवाल है जो आपने पूछा है। और असल में जो हमारा वार्तालाप होगा, डिस्कशन होगा, वो तो खास तौर पे यूक्रेन विजिट के ऊपर है। मगर शुरुआत ये बिल्कुल बढ़िया आपने की है कि इसका जियोपॉलिटिकल कनेक्शन क्या है, और खास तौर पे पोलैंड की जो विजिट हुई है। देखिए, इससे पहले अगर आपने नोटिस किया हो, प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑल्सो विजिटेड ऑस्ट्रिया। He also visited Italy as a part of the G7 की जो समिट थी वहां पर, वो भी अपॉर्चुनिटी लेकर वहां गए। इससे पहले फ्रांस के साथ, जर्मनी के साथ हमारे काफी संबंध मजबूत हुए हैं, रहे हैं पहले से। मैं समझता हूं कि जो यूरोप के अंदर खास तौर पे कोल्ड वॉर के खात्मे के बाद एक ऐसा वातावरण बन गया था जिससे कि यूरोप was actually looking to an era of peace. But subsequent to this commencement of the Ukraine war, ये एक second Cold War में भी not as intense दोबारा वापस यूरोप में आ गई है। NATO is at war with virtually with Russia and others on Russia's side. और for India, it is an important thing. Its relationship with the European Union, with Europe in general, is very important because this has been the most evolved continent in terms of development, in terms of thought process. अगर आप historically जाएंगे तो industrial revolution यहीं से शुरू हुआ था. Deep philosophical, ideological thoughts have all emanated from here. Reformations यहाँ हुए हैं. तो यूरोप has been a cradle of civilization बहुत हद तक. अगर हमारे संबंध ना बने वहां पर, I think India loses out, misses out somewhere. और खास तौर पे जब हमारे अपने geopolitical ambitions भी बढ़ रहे हैं, and we are beginning to play what is considered to be our valid role as an emerging power. मैं समझता हूं कि of course we will look at Africa, we have to look at Indo-Pacific and all these very important areas, but Europe remains one of the crucial zones जहां पर ये engagement जारी रहना चाहिए, whether war or whether not with war. So this crisis which has occurred here, this cleavage which has taken place between
Russia and the rest of Europe, in particular, NATO in particular, should not be allowed to come in the way of our engagement with this region. I think that is the geopolitical message which the Prime Minister's visit to Poland in particular is sending out. थोड़ा हम लोग प्रेजेंट पे आ जाते हैं सर। प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट पिछले साल, दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, और कल जब यूक्रेन में थे तो उन्होंने कहा, जो स्टेटमेंट मैं उनको कोट कर रहा हूँ, कोट, इंडिया वाज नेवर न्यूट्रल, वी हैव ऑलवेज बीन ऑन द साइड ऑफ पीस, अनकोट। सर, इन वक्तव्यों का महत्व, इन स्टेटमेंट का मैं सिग्निफिकेंस जानना चाहूंगा, जब संभवतः पूरी दुनिया में कोई राष्ट्र नेता या राष्ट्र जिसको कहा जाए, वो पीस पे बहुत गंभीर नहीं दिख रहा है, चाहे मिडिल ईस्ट हो, चाहे यूरोप हो, वॉर है और कोई एक स्टेप लेना नहीं चाह रहा है टुवर्ड्स पीस, एक कमिटमेंट नहीं दिखा रहा है, तो कितनी इसकी सिग्निफिकेंस कितनी है स्टेटमेंट्स की? देखिए, मैं आमतौर पे ये समझता हूं, परसीव करता हूं कि ज्यादातर वर्ल्ड लीडर्स जब शांति के बारे में बात करते हैं, पीस और अमन के बारे में बात करते हैं, दे रिजॉर्ट टू सिमेंटिक्स। लफ्ज होते हैं, बड़े बड़े दिलचस्प लफ्ज इस्तेमाल किए जाते हैं, which really sound hollow at the end of the day because there is not much substance behind them. ये मैं पहली दफे महसूस कर रहा हूं कि जो 2023 के तकरीबन आई थिंक अक्टूबर के महीने से, जब से ये समिट हुई थी, ताशकंद की समिट हुई थी, तब से प्रधानमंत्री मोदी जी जो है, तब से उन्होंने लगातार ये कम्युनिकेशन किया है, दिस एस्पेक्ट ऑफ नॉट बीइंग द एरा ऑफ वॉर, एंड ही हैज रिपीटेड इट and he's given it with a body language which is extremely serious. जब उन्होंने सदर पुतिन को भी बताया था तो बड़ी एक ग्रफ वॉइस में और वर्चुअली पेरेंट टू चाइल्ड के रिलेशनशिप के ऊपर उस तरह से उन्होंने बताया था कि देखिए, ये लड़ाई से कुछ नहीं मिलेगा, दिस इज नॉट द एरा ऑफ अ वॉर। तो I think one felt a degree of urgency, a degree of seriousness in that. I was wondering how he will play this with President Zelensky. बड़ी खुशी हुई देखकर कि यही एक सेंटेंस, यही एक सेंटिमेंट उन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ इसको कीव में एक्सप्रेस किया. And this time he expressed it by putting his hands around a younger leader, a distressed leader. That was a very, I've never seen this kind of a gesture by one leader to another. It is not as if he was showing a parent-child kind of a relationship. It was very much a mature relationship. But this gesture जो उन्होंने कहा दिया of empathy, understanding the suffering of the Ukrainian people, and telling Zelensky that he's with him and that we have never been really neutral. ये बहुत important statement उन्होंने दिया. We have never been neutral. We have always been on the side of peace and stability. बहुत से जो ग्लोबल साउथ के खास तौर पे देश हैं, most of them suffering from the effects of this war, मैंने देखा है कि इतने सीरियस मैसेजिंग जो है वहां से कभी एमिनेट नहीं हुई है. इंडिया वर्चुअली एज अ लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ has been very, very vocal in this, and on both sides. It's done it in Russia, they've done it in Ukraine. I hope this sentiment, जिसका जो ये जो एक आप समझिए एक मोमेंटम बना है, this momentum will carry forward, which is something which we will discuss further as we go along. सर, जेस्चर्स की कितनी इंपॉर्टेंस होती है डिप्लोमेसी? जैसे उन्होंने कंधे पे हाथ रखा, उन्होंने एक स्टाइल बना ली है लोगों को हक करना, जो जेलेंस्की को ही फेल्ट वेरी डिसअपॉइंटेड जब उन्होंने पुतिन को हक किया, बट उन्होंने एक सब स्टाइल बनाई हुई है सर हक करने की, कंधे पे हाथ रखा उन्होंने, पहली बार हमने देखा संभवतः. तो इस स्टाइल और सब्सटेंस को कैसे मिक्स किया जाता है डिप्लोमेसी में?
That, of course, a very good diplomat will tell you correctly. But as a as a military man, I can tell you that military people also, while um, influencing their commands, etc., do exercise body language, gestures, very importantly, to convey strength, disappointment, weakness, opportunities. All kinds of things are expressed through gestures. Prime Minister Modi ne, of course, he's made it a signature kind of a statement. The broad bear hug which he gives is, I think, largely now that he's visited only how many, almost 100 nations around the world, people would have understood it by now. That is his signature statement, right? Uh, and therefore, I think this, although the MEA had called up the Ukrainian envoy in India and sort of conveyed to him a little bit of a displeasure about this statement that they made about this hug to President Putin, and that the Indian Prime Minister was hugging the killer of children and the killer of people in Ukraine, etc. तो बुलाया तो था, but I don't think really there was a degree of seriousness. It was just a diplomatic kind of a message sent out at that time. But ये जो इस सिचुएशन में जो जिस तरह से एम्पथी उन्होंने एक्सप्रेस की है, as I was saying, ये ज्यादातर लीडर दुनिया के इसको नहीं फॉलो करते हैं इस तरह से. There can be facial expressions, seriousness at a funeral of a very important leader or something like that. Maybe even at in peace talks में आप देखेंगे, normally people do put on a countenance of pleasantness while shaking hands, etc. यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने both facial expression भी और body gestures भी दोनों बहुत सही तरीके से उनकी तालमेल करके और इसका कम्युनिकेशन किया. I always consider Prime Minister Modi as a specialist in communication strategy, especially in terms of chosen words, chosen gestures, countenance of the face and things like that. तो इसका यही था, इसका महत्व यही था. I think it's a very individualistic kind of a thing which is attached to the Indian Prime Minister. सर, वेस्टर्न मीडिया को देखा जाए तो इस ट्रिप को वो कह रहे हैं कि ये वेस्टर्न पावर्स को बेसिकली प्लेकेट करने के लिए कि वेस्टर्न पावर संभवतः मोदी जी से या भारत से काफी नाखुश होंगे, पुतिन या रशिया को की तरफ हमारा जो एक अप्रोच रहा है लेकर के, तो उनको प्लेकेट करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए ट्रिप थी. डिप्लोमेटिक टाइट रोप कहा कुछ ने. आप क्या सर इसको समझते हैं सर, ये डिप्लोमेटिक टाइट रोप है, वेस्टर्न पावर्स को दिखाने के लिए है कि भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एक्सरसाइज कर रहा है? देखिए, ये जो टर्मिनोलॉजी जो मीडिया ने इस्तेमाल की है, डिप्लोमेटिक टाइट रोप, मैं तो इसके साथ सहमत बिल्कुल नहीं हूं. इसकी वजह यह है कि ए टाइट रोप in diplomacy, I personally feel walking a tightrope essentially demonstrates a lack of confidence and inability to go left and right, be flexible in approach, be very defensive in your overall approach. I don't think India has expressed any of this. Right from day one, जब से 24 February 2022 से अगर हम देखें, तो भारत है, इंडिया ने throughout, we have only expressed our message for peace. We understand what is the effect on the international economy. कोविड के बाद इमीडिएटली यूक्रेन की लड़ाई शुरू होना, अफगानिस्तान से हटकर अमेरिका की यूक्रेन की लड़ाई शुरू होना was the worst possible thing which could have happened to the world. International economy, which is already in shambles, तेल का बिचड़ा, the entire thing of oil, food grain. Ukraine is the grain basket of the world virtually. तेल का के ऊपर पाबंदियां लगाना, I mean, upset the entire oil trade of the world. I don't think we have walked a diplomatic tightrope at all. We have made some very bold gestures. For example, buying Russian oil. That is totally in our favor, and that is where our strategic autonomy has been exercised completely. Why should we suffer the effects of the war which you want to fight? Right?
Why should we be affected by it? Post COVID, as it is, we have suffered. How many nations in the world have suffered a minus 24% downturn in its national economy? We have recovered from there, and we have come back to 6.5, 6.7, almost 7% growth today. So I don't think we are walking a diplomatic tightrope at all. We have gone to Russia. Our Prime Minister has gone to Russia. Our Prime Minister has participated in the SCO meetings with the president, with the Russian president. He has equally visited Western Europe and rest of Europe. He has visited the United States of America. And if I go by my earlier statements in this discussion of ours, ये जो यूरोप के साथ जो हमारे संबंध हम दोबारा कायम कर रहे हैं, this is an investment in the future. After all, Europe is not going to remain developed in terms of only the focus being on Western Europe, France, Belgium, Germany, Italy. No, it is also going to expand into these areas, Central Europe and Eastern Europe, which have tremendous potential. Why shouldn't we have that kind of relationship? So this is a very awkward terminology, which they themselves, I think, has just been used out of context, this term, and deserves to be just cast aside. It doesn't. You cannot label the actions taken by India in this visit as anything to do with a diplomatic tightrope walking. मोदी जी सर टॉक्ड ऑफ डायलॉग कि आप बैठ करके एक दूसरे के सामने चर्चा कीजिए, and India is willing to support peace in any way possible, sort of a statement. सर मैं देख रहा था कर्स्क में इन्वेजन होता है on the 6th of August. रशिया मूव कर रहा है खार्किव पे और ईस्टर्न यूक्रेन के ऊपर. नेटो इन्वॉल्व है, चाइना इन्वॉल्व है, जेलेंस्की के 10 पॉइंट पीस प्लान्स हैं जो रशिया को मान्य नहीं, और रशिया के अपने पीस प्लान्स हैं जो जेलेंस्की को मान्य नहीं. So where is this peace going to come from? Very interesting observations. आपने बहुत अच्छे observations निकाले हैं इसके ऊपर. मगर मेरा मानना है, देखिए, अगर आप रियलिस्टिकली सीज फायर की तरफ प्रोग्रेस कर रहे हैं, और आमतौर पे ये पीस प्रोसेस जो है वो सीज फायर से ही शुरू होता है, इन एक्टिव वॉर फॉर 2.5 years. अगर सीज फायर नहीं आएगा तो फिर बहुत मुश्किल है आगे उसकी प्रोग्रेस करना. तो these kind of things normally come up just when you are now approaching a potential point, a break point. जब कोई अपने पॉइंट्स दे रहा है, दूसरा अपने पॉइंट्स दे रहा है, कोई मीटिंग ग्राउंड नहीं है, एक कुछ मिलिट्री मनूवर कर रहा है, दूसरा एक जवाबी मिलिट्री मनूवर कर रहा है, primarily to gain some space, some strategic space for perhaps carrying out a bargaining at the negotiating table at some time. पूरा डॉनबास का इलाका तो ज्यादातर इलाका तो रशिया के कब्जे में है ही इस वक्त, उन्हीं के इन्फ्लुएंस में. जो मंजूर नहीं है प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को, यूक्रेन को, वो ये है कि आप एज इज वेयर इज पोजीशन पे सीज फायर नहीं कर सकते. आपको जाना पड़ेगा हटकर, यहां से क्राइमिया से भी हटना पड़ेगा, तब सीज फायर होगा. तो दीज आर मैक्सिमलिस्ट डिमांड्स. ठीक है, और सीज फायर्स के लिए, नेगोशिएशंस के लिए मैक्सिमलिज्म इस्तेमाल किया जाता है. यू ऑलवेज स्टार्ट पूरा पीओके हमारा है, राइट? आई मीन वी कांट हैव एनी अदर स्टांस देन कि पूरा पीओके हमारा है. ठीक, इसी तरह से यहां पर भी द मैक्सिमलिस्ट स्टांस व्हिच यूक्रेन इज टेकिंग ऑन इज Donbass has to be vacated, Crimea has to be vacated, then only. But at a break point, when it's realized that war cannot just carry on, stamina अब run out हो गया है, price lines break हो रही हैं, economy collapse हो रही है, more Ukraine than Russia. तो at some stage you have to start looking at compromises. क्या compromise कर सकते हैं, किस चीज पर कर सकते हैं जिससे कि आपकी सिक्योरिटी पर, आपकी फ्यूचर जो आपकी स्ट्रैटेजी है उसके ऊपर कोई बाधा ना पड़े, कोई इस तरह की नुकसान ना हो. सो दैट इज द प्रोसेस एंड दिस इज द जंक्चर एट विच वी आर इस वक्त.
ये चलेगा, ये कुछ वक्त तक चलेगा। मैं कहता हूं कि एटलीस्ट इन द अमेरिकन इलेक्शंस तो यू डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग, बिकॉज ट्रेडिशनली इंटरनेशनली आप देखते हैं कि जो पॉलिटिकल अफेयर्स में जब आप इस 6 महीने के पीरियड में आते हैं अमेरिका किसी भी अमेरिकन इलेक्शन से पहले, तो अनलेस यू आर एब्सोल्युटली 100% अश्योर्ड कि बराक ओबामा तो जीतने ही वाले हैं, देन थिंग्स डोंट चेंज। बट अभी तो डावाडोल है, we don't know which side is going to win there, so everyone is going to be waiting with bated breath at the moment. This is a good period. तभी मैंने एक आर्टिकल में भी यही लिखा है कि ये बड़ा अच्छा पीरियड है जिसमें जब वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग, वी कैन नॉट टेक मेजर डिसीजंस, दिस इज द टाइम व्हेन जो बाइडेन perhaps could leave behind a great legacy by attempting to move a little beyond the stated जो पोजीशन है यूएस की इस वक्त। क्या इसका असर कमाला हैरिस के इलेक्शन पे होगा? हो भी सकता है, हो भी सकता है, बट आई एम श्योर दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड कि द क्वेस्ट फॉर पीस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड टू अ ग्रेट एक्सटेंट ट्रंप भी उसी तरफ देख रहे हैं। वो भी देख रहे हैं कि यूक्रेन को सपोर्ट नहीं करेंगे, वो तो हट जाएंगे 2 दिन में, उन्होंने कहा है। तो आई थिंक दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी जब जो बाइडेन शुड नाउ एट दिस टाइम इनिशिएट द प्रोसीडिंग्स और देखना चाहिए कि कैसे इसको मे बी ही कैन हैव, एक अमेरिकन सिस्टम जो सालों से चला आ रहा है जब भी इस तरह की पीस पार्टीज होती हैं वो है टू हैव शटल डिप्लोमेसी। एक जैसे रॉबर्ट गेट्स को बनाया था फॉर शटल डिप्लोमेसी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वे बैक इन 1990, उसी तरीके से एक इंपॉर्टेंट अच्छा डिप्लोमेट हो या टीम हो जो दोनों तरफ की जानते हैं, कॉन्फिडेंस है, let them move up and down. It's going to be a great change from the stance which the Democrat government has taken so far. But I'm sure in the interest of international peace and in the interest of the United States itself, this will be a very, very bold gesture. You may not take it to finality, but you can start the early part of the, not negotiations, but at least जो communications है with each other, those can start at this juncture. सर कहीं इन्हीं चीजों को देखते हुए तो ऐसा तो नहीं कि जो कर्ज का इन्वेजन हुआ सर वो इन्हीं चीजों को देखते हुए था टू प्रीएम्प्ट एनी सच मूव। अब बार्गेनिंग के लिए हम पावर बढ़ाएंगे, अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट कहता है कि दे वर नॉट अवेयर ऑफ दिस मूव एंड इवन देन प्रेसिडेंट बाइडेन सेड दैट दिस हैज पुट पुतिन इन अ टफ स्पॉट। तो एक तरह से सेंस ऑफ जिसको कहिए फुलफिलमेंट उनकी तरफ से भी आ रहा है। फिर हम उसी बात पहुंच जाते हैं सर, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स लोग बोलते हैं अमेरिका का बहुत स्ट्रांग है और कई वॉर्स को ड्राइव करता है। अब ये कहते हैं लोग, इसके पीछे कितनी सच्चाई है सर ये तो मुझे नहीं पता कम से कम। तो ये मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स हुआ या वहां का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो कितना अलाउ करेगा सर स्पेस को, अगर कोई चाहे तो भी? देखिए ये मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को लोगों ने बढ़ावा बहुत ज्यादा दिया है, आई थिंक आउट ऑफ प्रोपोर्शन। नो डाउट the American economy came out of various crises in the past, including from the time of the Second World War, by resort to the sale of arms, weapons, technologies around the world. Tremendous amount of money invested into research work, and from that, proliferation of these technologies. But I'm sure the United States also realizes the limits of this, और क्या बैलेंस उनको रखना है अपने स्ट्रेटेजिक जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट में और मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के बीच में। आप सिर्फ अपने बिजनेस ही को बढ़ावा देते रहे और एंड में आप ही के खिलाफ जो पॉलिटिकल सिचुएशन बनती रहे, आई डोंट थिंक एनी लीडरशिप इन अमेरिका विल एवर वारंट दैट काइंड ऑफ अ थिंग। तो ये जो कर्स्क में हुआ है ये it was a slightly smart move, no doubt. One would have expected कि ज़ेलेंस्की जो है अगर काउंटर ऑफेंसिव, फ्रेश काउंटर ऑफेंसिव शुरू करेंगे तो डॉनबास में दोबारा करेंगे टू रिकैप्चर ग्राउंड बिफोर a possible ceasefire. But he has been smarter than that. He has probably picked holes in the entire front to see कहाँ पर कमजोरी है इनकी, और सरप्राइज फैक्टर को रखा है इन्होंने साथ में, and they have managed to concentrate a tremendous force together
एंड 40 किलोमीटर अंदर गए हैं, विच इज अ फेयर डिस्टेंस विच दे हैव बीन एबल टू मेक एन इनकर्शन इनटू। और कुछ हद तक अब वापस आना पड़ा है, वहां पर स्टॉपेज हो गई है, दे हैव नॉट बीन एबल टू गो बियॉन्ड। थोड़ा इम्बैलेंस भी हो गई है वहां सिचुएशन, बिकॉज देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ऑफ दिस फोर्स, द काउंटर ऑफेंसिव फोर्स, गेटिंग कट ऑफ बाय ए रशियन काउंटर मनूवर। तो ये जरा अभी थोड़ी नाजुक सिचुएशन है फॉर द यूक्रेनियन आर्म्ड फोर्सेस at this moment. But obviously this whole planning, ये तजवीज जो बनी थी वो इसी के लिए थी कि प्रेशर डालें रशियंस के ऊपर ताकि वो डॉनबास से हटें थोड़ा, और नेगोशिएशंस अगर शुरू होते हैं किसी वक्त भी, ऑब्वियसली देयर आर सम इंडिकेटर्स कि कुछ ना कुछ नेगोशिएशन तो शायद हो जाएंगे, तो देन इन दैट केस यू विल हैव समथिंग अप योर हैंड टू बी एबल टू नेगोशिएट ऑन द नेगोशिएटिंग टेबल। सर आपसे चर्चा हो तो अंतिम में सर एक आर्मी का सवाल और मिलिट्री का स्पेसिफिक सवाल बनता है डिप्लोमेसी से हटकर। रशियन आर्मी बहुत फेमस आर्मी, वेरी स्ट्रॉन्ग आर्मी, आई मीन वी हैव बीन लर्निंग अबाउट देम, स्टडिंग अबाउट देम। ये इस जिसको कहीं इस अपने एडवेंचर में, इसको एडवेंचर ही कहा जा सकता है, अचानक किया हुआ वो प्रोग्रेस नहीं पाई, ये सक्सेस इसको नहीं मिली है सर। अभी भी खार्किव में मई की शुरुआत से खार्किव के आसपास रशियन आर्मी रुकी हुई है। डॉनबास उन्होंने लिया, लेकिन कर्स्क में उतना ही बड़ा उनको सेटबैक भी हुआ, और वो जो उनका एम्स थे, जो शुरुआत के हम लोग अज्यूम करते हैं जो इनके एम्स थे, उसके शायद आसपास भी नहीं। तो क्या इस आर्मी को हुआ क्या है? बहुत दिलचस्प सवाल है आपका। आर्मी को हुआ क्या है, इसमें दो तीन मैं इश्यूज के ऊपर मैं टिप्पणी करूंगा। हालांकि 2022 में इसके ऊपर बहुत वार्तालाप हुआ है कि ये फौज को हुआ क्या, हम कितना जानते थे इस फौज को। एक हुआ बना के रखा हुआ था हमने इस फौज को कि ये यूरोपियन प्लेन्स के ऊपर जिस तरह से अपने हजारों टैंक्स को लेकर, आर्मर्ड डिविजन्स को लेकर चढ़ जाएगा, एक जो नेटो के लिए एक ही चारा था सिर्फ, टू अल्टीमेटली रिजॉर्ट टू ए न्यूक्लियर रिस्पॉन्स। वो तो हर दफे यही डॉक्ट्रिन ही यही था नेटो का कि वी विल कीप आवरसेल्व्स लीन एंड थिन, एंड इफ द सोवियत यूनियन डिसाइड्स टू अटैक in waves, in mass attacks, then we will ultimately use the nuclear option. ये था उसको। अब कितना इस पे टेस्ट किया रशियन आर्मी को, सोवियत आर्मी को, वन डजंट नो। इनफैक्ट देयर वाज नथिंग फॉट एवर। रशियन टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल की गई बहुत लड़ाइयों में, भारत में के अंदर इंडिया पाकिस्तान वॉर में इस्तेमाल किया गया, अरब इजरायली वॉर्स में इस्तेमाल की गई, और दुनिया भर में इसकी टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल की गई हैं व्हिच हैव बीन फाउंड टू बी क्वाइट गुड। ऐसी कोई बात नहीं है इसमें। जो इस लड़ाई में खासतौर पे देखा जा रहा है, और या यूक्रेन में हम शुरुआत में हम देखें तो इनके बड़े बड़े कॉलम्स चले, इनके बड़े बड़े फॉर्मेशंस आए साथ में, और आगे नहीं बढ़ पाए। इट सीम्स दैट दे वर, जो इनके टैंक कॉलम थे वो रोड को छोड़ना नहीं चाह रहे थे, उनको कॉन्फिडेंस नहीं थी, जमीन के ऊपर वो नहीं चाह रहे थे कि यूक्रेनियन बॉगी ग्राउंड के अंदर वो फंस जाएं। मतलब रिस्क लेने के लिए कोई तैयार नहीं था लगता है। तो जनरलशिप के ऊपर भी कुछ आंखें हमारी जाने लगी। मगर मैं समझता हूं कि आखिरी चीज उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो ये लड़ाइयां हुई हैं, शुरुआत तो इनकी टैंक वॉरफेयर से होती है। टैंक आकर किसी गांव को, मिड साइज टाउन को घेरा मार लेते हैं, आखिर में उस टाउन को रिड्यूस करना, उसको कैप्चर करना, वो इन्फेंट्री का काम है। पैदल फौज जाती है, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री हो या फुटबॉल इन्फेंट्री हो, जो भी हो, उसको उसी का काम है करना। हम देख रहे हैं कि रूसी इन्फेंट्री, रशियन इन्फेंट्री जो है वो कमजोर पड़ गई। कमजोर मतलब दे हैव टेकन टू मेनी कैजुअलिटीज, बहुत कैजुअलिटीज ली हैं उन्होंने, और अब एक उनके अंदर एक, आप समझिए, कॉशन आ गया है कि एज ए नेशन, आपको मालूम होना चाहिए शायद कि इनकी पॉपुलेशन है 144 बिलियन रशिया की, और एस्टिमेट है कि अगले 25 साल में इसकी पॉपुलेशन कम होकर 110 मिलियन हो जाएगी। दे आर ऑन ए नेगेटिव स्पाइरल।
फॉर पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। तो जितने बॉडी बैग जाते हैं ना गांवों में, शहरों में, एटसेट्रा, इट क्रिएट्स, काफी तहलका मचता है वहां। एंड we all think that Putin is simply a dictator. No, this has an effect on society. ठीक है, and how society ultimately responds, reacts, every leader has to be careful about that. So as a result, I don't think the Russian generalship, the Russian military has been able to get over the challenges of this kind of warfare to actually go in and physically capture ground. आप घेरा मार के बैठ जाइए हर जगह तो ठीक है, दूसरी बात है, मगर हियर दे हैव बीन फिजिकली लुकिंग टू कैप्चर built up areas, etc. इसमें they have not succeeded very much and are unlikely to succeed further. कर्स्क की जैसे ऑफेंसिव है, उसको आप सामने सामने एक मीटिंग एंगेजमेंट में टैंक वर्सेस टैंक बैटल्स के अंदर तो आप इसको रोक देंगे, मगर अगर उसी से आपको निकलकर यूक्रेन में घुसकर और कब्जा करना है तो देन यू विल बी फाउंड वांटेड। तो ये प्रॉब्लम्स हैं, इसको रशिया को रियलाइज करना चाहिए that this is an unwinnable war. You can rest your front on the Dnieper River. You can capture portions of Donbass. मगर आपका अगर विचार है कि आप पूरे यूक्रेन के ऊपर कब्जा कर देंगे और यूक्रेन की विल टू फाइट बिल्कुल तोड़ देंगे, तो आई थिंक रशिया विल प्रोबब्ली डिस्ट्रॉय इटसेल्फ in the process, and that is something which they will definitely not want to do. क्या सर इन अनविनेबल वॉर्स के लिए ही डिप्लोमेसी बहुत जरूरी है, जो मोदी जी की इस विजिट को काफी सिग्निफिकेंट इसीलिए बनाता है कि एक कम से कम एक पहल तो हो, ये कहीं से कहीं पहल तो हो, कोई तो आगे बढ़े। अदरवाइज सर ऑनेस्टली हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था, जिन्होंने थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ाई की है, कि रशिया को वैगनर आर्मी का सपोर्ट लेना पड़ेगा या जो इंडियंस जा रहे हैं उनको फोर्सिबली अपनी आर्मी की तरफ से लड़वाना पड़ेगा। बट इवॉल्विंग सिचुएशन है सर अभी भी पूरी तरह से शायद। एंड बिल्कुल, आपने ये बहुत अच्छा टर्म इस्तेमाल किया, अनविनेबल वॉर्स, दीज आर अनविनेबल वॉर। जो गाजा में हो रहा है वो भी इस अनविनेबल वॉर, बिकॉज दैट्स आल्सो, you know, the operational aim of Israel seems to be to win this war by killing the last Israeli Hamas terrorist. वो नामुमकिन है, बड़ा मुश्किल है इस तरीका वो करना, and if you continue doing this then you will destroy yourself in the bargain. That is what usually happens. सर इंटरेस्टिंग टॉपिक आपने उठा दिया मेरे लिए, इजराइल। फिर आपसे कभी समय लेके उस पर भी चर्चा की जाएगी सर। आज के लिए बिल्कुल, जरूर जरूर सर, जय हिंद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।